जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 5 जुलाई 2021, दिन हो चुका है सोमवार। तो जानेंगे आज की बड़ी खबरें। कौन सा बैंक दे रहा है ज़्यादा ब्याज दर, किसके लिए केजरीवाल ने की है भारत रत्न की मांग, क्रिश्चियन धर्मगुरु पोप फ्रांसिस क्यों है अस्पताल में, साथ ही में जानेंगे सर्राफा बाजार और मौसम का हाल। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें ताकि आपकी कोई भी खबर मिस ना हो। आज है बैडमिंटन के खेल में सिल्वर मेडल जीतने वाली PV सिंधु भारत की बेटी का जन्मदिन। प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने बहुत ही कम समय में अपनी सफलता का आसमान छू लिया है। भारत की इस होनहार बेटी को अपने खेल से अपने विरोधियों को भी अपना दीवाना बना लिया है। जज्बे और जुनून की मिसाल है PV सिंधु। अपने लक्ष्य को कैसे पाना है यह कोई उनसे सीखे। PV सिंधु ने यह साबित कर दिया है कि लक्ष्य चाहे पहाड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपको उस पर चढ़ाई करते आना चाहिए। जब तक उस पहाड़ की चोटी पर आप ना पहुंच जाए तब तक चढ़ाई करते रहिए। तो PV सिंधु को CMM की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। चलते हैं आगे की बड़ी खबर पर। तो ये खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित 12 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हरियाणा सरकार ने कई नई छूट छाट के साथ राज्य में लॉकडाउन 12 जुलाई तक बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार जनता की सुविधाओं को देखते हुए हर सप्ताह लॉकडाउन में ढील दे रही है। लोग इस ढील का दुरुपयोग करते हुए कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने को लेकर गंभीर नहीं है। प्रदेश में बेशक पॉजिटिविटी रेट काफी नीचे आ गया है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के चलते अभी भी खतरा टला होने का दावा नहीं किया जा सकता। चलते अगली बड़ी खबर पर। तो अगली बड़ी खबर आ रही है RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत और NRC के बारे में। संघ प्रमुख मोहन भागवत से संवाद में मुस्लिम मंच ने किया CAA NRC का समर्थन। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की केंद्रीय कार्यकारिणी की गाजियाबाद में शुरू हुई 2 दिवसीय बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों से संवाद किया। बैठक में समाज प्रमुखों ने अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में किए गए कार्यों का विवरण पेश किया। संघ प्रमुख भागवत के साथ संवाद के पहले दिन रविवार को मुस्लिम मंच के प्रतिनिधियों ने CAA NRC का समर्थन किया। साथ ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण पर हर्ष व्यक्त किया। मंच के प्रतिनिधियों ने पूर्ण गोहत्या बंद की मांग की। साथ ही कश्मीरी नेता महबूबा मुफ्ती और गुपकार गैंग का भी विरोध किया है। चलिए देखते हैं आगे के समाचार। अगली बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को लोहिया संस्थान से संजय गांधी PGI कर दिया गया है शिफ्ट। के पूर्व मुख्यमंत्री व राजस्थान के पूर्व राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का स्वास्थ्य बेहद खराब है। लखनऊ में शनिवार देर रात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्वेदिक संस्थान में भर्ती कल्याण सिंह को संजय गांधी PGI शिफ्ट किया गया है। क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट के विशेषज्ञों के अलावा न्यूरोलॉजी के विशेषज्ञ से उनके बारे में राय ली जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार उनकी जाँच कराई जाएगी। फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। अगली खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में CM ने शपथ ली। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने रविवार को मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। बता दें, इससे पहले शनिवार को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद धामी ने पार्टी नेताओं के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और उन्हें सरकार बनाने संबंधी प्रस्ताव भी सौंपा था। चलिए देखते हैं आगे की अगली खबर। अगली खबर है डेल्टा वेरिएंट के रिलेटेड। कोरोना से रिलेटेड डेल्टा वेरिएंट से सहमित दुनिया। ब्रिटेन समेत कई देशों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ी। ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट के खतरों के बाद अब अच्छी खबर मिल रही है। पिछले कुछ सप्ताह के आंकड़े उत्साहजनक है। 19 जुलाई से लॉकडाउन और पाबंदियों में ढील दी जा सकती है। मास्क की अनिवार्यता भी समाप्त हो सकती है। ब्रिटेन के आवास मंत्री रॉबर्ट जेनरिक ने बताया कि आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पाबंदियों में ढील की घोषणा करेंगे। आंकड़े लॉकडाउन खोलने के लिए सकारात्मक है। मास्क की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया जाएगा। अगली खबर है बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से रिलेटेड। अमिताभ बच्चन हमेशा सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। इस बार अमिताभ बच्चन ने फिर से अपने फैंस को कोरोना वायरस से सावधान रहने और ज़रूरी एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने एक कविता के जरिए फैंस से यह अपील की है। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक कविता साझा की। वह सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं और अपने फैंस के लिए खास तस्वीरें और ऑडियो भी साझा करते रहते हैं। तो आप इनके ट्वीट में ये इनकी कविता देख सकते हैं।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे की खबर पर। आगे की खबर आ रही है कलकत्ता से, पश्चिम बंगाल से। बंगाल में दोबारा मतगणना की मांग को लेकर भाजपा के 8 नेताओं ने खटखटाया कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा। बंगाल में फिर से वोटों की गिनती की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 8 नेता कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। विधानसभा चुनाव में हारे हुए इन नेताओं ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में फिर से वोटों की गिनती की मांग की है। भाजपा नेता कल्याण चौबे ने मानिकतला विधानसभा सीट पर दोबारा गिनती की मांग की है। इसके अलावा और भी कई नेता हैं जो अपनी हारी हुई सीट पर दोबारा वोटों की गिनती की मांग कर रहे हैं। तो अगली बड़ी खबर है चीन के बारे में। चीन वैसे भी आक्रामकता पर उतारू हो गया है, वैसे भी चीन को महासत्ता बनना है। तो देखते हैं अगली खबर पर क्या है। ताइवान पर फिर आक्रामक हुआ चीन, अमेरिका को दिखाई आंखें, कहा जंग के लिए भी तैयार हैं हम। जी हाँ दोस्तों, ताइवान के मामले में चीन आक्रामक हो गया है और अब चीन अमेरिका को सीधे देख लेने की धमकी दे रहा है। चीन ने अप्रत्यक्ष रूप से जंग की धमकी भी दे दी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि ताइवान हमारी मुख्य भूमि का हिस्सा है और अमेरिका इस मामले में हस्तक्षेप करके खतरा उठा रहा है। वांग ने अमेरिका और सहयोगी देशों की उनके देश के खिलाफ बन रही योजनाओं की भी आलोचना की है। चीनी विदेश मंत्री का कहना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की शीत युद्ध की मानसिकता की कोई जीत हासिल नहीं होगी, सिर्फ सपने ही देखे जा सकते हैं। तो चीन फिर से आक्रामकता पे उतारू हो गया है। जैसे तिब्बत पर अपना हक जताया था, वैसे ही अभी ताइवान के कुछ हिस्से में भी अपना हक जताने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। तो ये खबर है भारत और तालिबान के रिश्तों के बारे में। अफगानिस्तान में दोस्तों पुरानी गलतियां नहीं दोहराएगा भारत। आतंकवाद को तालिबानी संजीवनी से बचाने की है चुनौती। केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से भले ही तालिबान से किसी तरह की बातचीत से इनकार किया हो, लेकिन इतना तय है कि भारत फिर से ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिसमें संपर्कहीनता और संवादहीनता रहे। दरअसल पिछली सदी के आखिरी दशक में तालिबान के साथ किसी तरह का संपर्क न होना भारत के लिए नुकसानदेह ही साबित हुआ है। खास तौर पर कांधार विमान अपहरण कांड के दौरान काबुल में भारत का पक्ष सुनने वाला कोई नहीं था। तालिबान सरकार पूरी तरह ISI के इशारे पर काम कर रही थी और मजबूरी में भारत को अजहर मसूद समेत 3 आतंकियों को रिहा करना पड़ा था, जिसने भारत में सबसे अधिक घातक हमले करने वाले आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की। कश्मीर में सक्रिय आतंकी गुटों के साथ तालिबान की निकटता भारत के लिए चिंता का विषय है। तो अगली खबर आ रही है किसान आंदोलन के रिलेटेड। किसान किसी भी तरह से अपना आंदोलन पॉलिटिकल नहीं करना चाहते। इसी बीच ये खबर आई है कि ओम प्रकाश चौटाला की घोषणा से कृषि कानून के विरोध का आंदोलन कर रहे नेता मुश्किल में हैं। जानिए इसकी वजह क्या है। तो कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे संगठनों के नेता मुश्किल में हैं। कारण यह है कि बुजुर्ग ओम प्रकाश चौटाला रिहा हो चुके हैं जेल से और उन्होंने आंदोलनकारियों का उत्साह बढ़ाने के लिए हरियाणा दिल्ली सीमा पर चल रहे धरना स्थलों पर जाने की घोषणा कर दी है। आंदोलन के नेताओं की परेशानी का सबब अब यही है कि बुजुर्ग चौटाला को वे मंच पर आने से कैसे रोकेंगे। उन्हें मंच पर स्थान दिया तो भी मुसीबत है, ना दिया तो भी मुसीबत है। तो अगली खबर आ रही है ब्राजील से। ब्राजील के राष्ट्रपति पर जांच का आदेश दिया है वहीं के सर्वोच्च न्यायालय ने, वहीं की सुप्रीम कोर्ट ने। बोल्सोनारो के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के खिलाफ दिया है आपराधिक जांच का आदेश। जी हाँ दोस्तों, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो मुसीबत में घिर गए हैं। उनके खिलाफ सर्वोच्च अदालत के वैक्सीन डील मामले में आपराधिक जांच की अनुमति देने के बाद देशव्यापी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ब्राजील के 40 शहरों में हजारों लोगों ने प्रदर्शन में भाग लिया। उनकी मुख्य मांग राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की थी। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति बोल्सोनारो को ब्राजील में कोरोना से हुई हर मौत का जिम्मेदार भी माना जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि मरने वालों के लिए 1-1 मिनट का भी मौन रखा जाए तो जून 2022 तक ये मौन खत्म नहीं होगा। तो देखते हैं आगे की बड़ी खबर। आगे की बड़ी खबर है कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, अपने विचारों को करेंगे साझा। जी हाँ दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी इसको संबोधित करेंगे कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी कि आज आयोजित होने वाले कोविन वैश्विक सम्मेलन में अपने विचारों को साझा करेंगे। भारत इस सम्मेलन में अन्य देशों को उनके कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में कोविन प्लेटफॉर्म की पेशकश करेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने ट्वीट कर हमें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविन वैश्विक सम्मेलन में अपने विचार साझा करेंगे। ये कहा है क्योंकि भारत कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए विश्व के सामने एक डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में कोविन को पेश करता है।
तो अगली बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली में अनलॉक 6 स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शर्तों के साथ खुलेंगे। सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। दिल्ली में रविवार को अनलॉक 6 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। एक और सहूलियत देते हुए बिना दर्शकों के स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्कूल, कॉलेज खोले जाने पर अभी भी रोक रहेगी। सामाजिक राजनीतिक जमावड़े भी नहीं हो सकेंगे। इससे पहले दिल्ली में जिम और योग सेंटर खोलने को मंजूरी दे दी गई थी। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर है फिलीपाइंस से जुड़े विमान हादसे की। 2 साल में फिलीपाइंस जैसे 4 हादसे हुए हैं। म्यांमार, रूस और यूक्रेन में सैन्य विमान दुर्घटना में 41 लोगों की जान गई है। सूडान में आदिवासियों को रेस्क्यू करते हुआ था ये हादसा। फिलीपींस में रविवार को एक बड़ा विमान हादसा हुआ था। फिलीपाइंस का ये विमान सैन्य बलों को लेकर जा रहा था। वायुसेना का C-130 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 45 लोग मारे गए, 40 को बचा लिया गया है। विमान में 3 चालकों और 5 क्रू मेंबर समेत 85 लोग सवार थे। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह भी अब तक साफ नहीं हो पाई है। 2 साल में फिलीपींस मिलिट्री एयर क्रैश जैसे 4 बड़े हादसे हुए हैं। इनमें 59 लोगों की जान गई है। जानिए इन 4 हादसों के बारे में, कहां हुए हादसे हम आपको बताते हैं। तो पहला हादसा हुआ था म्यांमार में, मिलिट्री प्लेन क्रैश में 12 लोगों की मौत हुई थी। दूसरा हादसा हुआ था रूस में, मिलिट्री प्लेन क्रैश में 3 पायलट्स की जान गई थी। दोस्तों वीडियो को आप पॉज करके इन हादसों के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो पढ़ते हैं आगे का हादसा कब हुआ था। तीसरा हादसा हुआ था यूक्रेन में, मिलिट्री प्लेन क्रैश में मारे गए थे 26 लोग। और चौथा हादसा हुआ था मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन क्रैश में, बच्चों समेत 18 की मौत हुई थी। तो ये जो घटनाएं हैं, 4 घटनाएं हुई है अभी प्लेन क्रैश की, और ये आर्मी के ही प्लेन्स थे सारे के सारे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की अगली बड़ी खबर पर। खबर आ रही है राजस्थान से। उच्च शिक्षा की परीक्षाओं के संबंध में दिशा निर्देश जारी। राजस्थान में अगस्त के पहले सप्ताह तक होगी फाइनल ईयर की परीक्षा। फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्र होंगे अगली कक्षा में प्रमोट। 1.5 घंटे का होगा प्रत्येक पेपर। राज्य सरकार ने यूजीसी की गाइडलाइन और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा विभागीय समिति के सुझाव को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में सत्र 2020-21 की परीक्षाओं को करवाने के संबंध में रविवार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ग्रेजुएशन 3rd ईयर या फाइनल ईयर तथा फाइनल या टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई की अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह से ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। इसके परिणाम 30 सितंबर 2021 तक जारी किए जाएंगे। तो देखते हैं अगली खबर राजस्थान से ही है। राजस्थान में संविदा कार्मिकों को, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं दोस्तों, सरकारी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट रखा जाता है, उसमें संविदा कार्मिकों को मिलेगा लॉकडाउन अवधि का वेतन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी। लॉकडाउन में कार्यस्थल पर नहीं पहुंचने से नहीं मिल सका था वेतन। राजस्थान प्रदेश में विभिन्न विभागों में राजकीय उपक्रमों में काम करने वाले संविदा कार्मिकों को, यानी कॉन्ट्रैक्ट कार्मिकों को, आकस्मिक स्रोतों के माध्यम से नियुक्त हुए कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत देते हुए अप्रैल 2021 में लागू लॉकडाउन की अवधि का वेतन अथवा परिश्रमिक का भुगतान देने के लिए निर्णय किया है। सीएम अशोक गहलोत ने यह फैसला कोरोना महामारी और लॉकडाउन से उपजी परिस्थितियों में संविदा कार्मिकों को आर्थिक संबल देने के लिए लिया है। तो देखते हैं अगली बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। आरक्षण बचाने की गई है कोशिश। अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की ओर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पैरवी करेंगे रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश। 12 जुलाई को है महत्वपूर्ण सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवाओं में 32% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका में हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की भी एंट्री होने जा रही है। ये सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण के अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रमोद कोहली है इनका नाम, और न्यायमूर्ति कोहली एक वकील के तौर पर इस मामले में अनुसूचित जनजाति वर्ग ST का पक्ष भी रखेंगे। तो जानते हैं क्या है अगली बड़ी खबर में। केजरीवाल की मोदी को चिट्ठी। कोरोना से जान गंवाने वाले हेल्थ वर्कर्स के लिए भारत रत्न मांगा। दिल्ली सीएम बोले नियम में बदलाव जरूरी हो तो वह भी करें। हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से जान गंवाने वाले डॉक्टर्स, नर्स और दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भारत रत्न की मांग की है। उन्होंने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर ये डिमांड की। चिट्ठी में केजरीवाल ने कहा कि महामारी के समय हेल्थ केयर वर्कर्स ने जिस देश
जिस तरह देश की सेवा की है उसे भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए पूरी हेल्थ केयर कम्युनिटी को सम्मानित किया जाना चाहिए। मोदी को लिखी चिट्ठी में केजरीवाल ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि इस साल का भारत रत्न डॉक्टरों को दिया जाए। उन्हें सम्मानित करने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। तो देखते हैं अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर है आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू को अपना बिजली बिल भरना ही पड़ा। जी हाँ दोस्तों, मीडिया में इनकी काफ़ी फजीहत हुई थी। कल की ही बात है, हमने भी न्यूज़ दिखाई थी कि ये जो पंजाब में बिजली कट पर नवजोत सिंह सिद्धू बार बार ट्वीट करके बोल रहे हैं, हालांकि उन्हीं का बिल 8 लाख रुपए से ज़्यादा बाकी है। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने जुर्माने के साथ भरा 8.5 लाख रुपए का बकाया बिजली बिल। फिर दी सरकार को नसीहत, लिखा इंडस्ट्रीज से लिया जाए 3 से 5 रुपए प्रति यूनिट। पंजाब में अपनी ही पार्टी की सरकार पर हमलावर नवजोत सिंह सिद्धू ने 2 दिन की फजीहत के बाद अपने घर का बकाया बिजली बिल जुर्माने के साथ भर दिया है। साथ ही रविवार को एक बार फिर प्रदेश में गहराए बिजली संकट को लेकर कैप्टन सरकार को नसीहत भी दे डाली है। बिजली संकट से उबरने का रास्ता सुझाते हुए एक के बाद एक ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि घरेलू औद्योगिक उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली दी जाए। अन्य ट्वीट में लिखा है कि पंजाब सरकार पहले से ही 9,000 करोड़ की सब्सिडी देती है, लेकिन हमें घरेलू और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को 10-12 रुपए प्रति यूनिट सरचार्ज के बजाय 3 से 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली देनी चाहिए। साथ ही 24 घंटों की सप्लाई, कोई पावर कट नहीं और 300 यूनिट तक फ्री में बिजली देनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। अगली खबर आ रही है आरटीआई में जवाब देने से किया मना। ये खबर है गुजरात की, सूरत से इस खबर को कैप्चर किया गया है। स्कूल की ट्यूशन फीस के बारे में फीस कमेटी को ही नहीं पता है। शहर में अभिभावकों के लिए बनी फीस रिविजनल कमेटी को स्कूल फीस की जानकारी नहीं है। फीस कमेटी ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में अभिभावक को यह लिखित में दिया है कि उनके पास स्कूल की कितनी फीस कितनी निर्धारित की गई है उसकी कोई जानकारी नहीं है। लगातार फीस को लेकर परेशान होने के बाद अभिभावक नरेश मेहता ने इस मामले की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक में कर दी है। उन्होंने फीस कमेटी के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए आरोप लगाया है कि स्कूलों के साथ मिलकर फीस कमेटी अभिभावकों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में सरकार को ही सख्त निर्णय लेना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। अगली बड़ी खबर है किसान आंदोलन से रिलेटेड। कहां तक पहुंचा है हमारा किसान आंदोलन? तो विपक्षी दलों के सांसदों को चेतावनी पत्र देगा संयुक्त किसान मोर्चा। संसद भवन पर प्रदर्शन का भी ऐलान कर दिया है हमारे किसान भाई लोगों ने। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को बैठक कर निर्णय लिया है कि संसद के मानसून सत्र के दौरान संसद भवन के पास प्रदर्शन किया जाएगा। 22 जुलाई से मानसून सत्र के दौरान रोजाना अलग अलग संगठनों के करीब 200 आंदोलनकारी दिल्ली पहुंचकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करेंगे। यही नहीं, 19 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र को उससे पूर्व मानसून सत्र के पूर्व 17 जुलाई को मोर्चा के सदस्य सभी विपक्षी दलों के सांसदों को चेतावनी पत्र देकर संसद में चुप्पी तोड़ने या कुर्सी छोड़ने की मांग करेंगे। उनसे अपील करेंगे कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, एमएसपी पर कानून बनाने की बात नहीं होती, तब तक हमारे किसान भाई लोग संसद को नहीं चलने देंगे। तो देखते हैं अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर आ रही है ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, क्रिश्चियन धर्मगुरु पोप फ्रांसिस रोम के अस्पताल में भर्ती है। बड़ी आंत की होने वाली है उनकी सर्जरी। जी हाँ दोस्तों, क्रिश्चियन धर्मगुरु पोप फ्रांसिस को कल शाम ही रोम के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी बड़ी आंत में परेशानी है, जिसकी वजह से उनकी सर्जरी पहले से ही तय थी। एक संक्षिप्त बयान में वेटिकन ने कहा है कि जब पोप की सर्जरी हो जाएगी तब अवगत कराया जाएगा। इससे 3 घंटे पहले पोप फ्रांसिस ने परंपरा के अनुसार सेंट पीटर स्क्वायर पर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और कहा कि वह सितंबर में हंगरी व स्लोवाकिया जाएंगे। एक सप्ताह पहले पोप फ्रांसिस ने लोगों से अपने लिए विशेष प्रार्थना की अपील भी की थी। तो प्रार्थना यही है कि पोप की तबीयत ठीक हो जाए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। आतंकी हाफिज सईद के घर में हमला हुआ है और पाकिस्तान NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी पाकिस्तान की जो है उसने भारत पर इस हमले के आरोप लगाए हैं। जाने क्या कहा है पाकिस्तान ने? तो आतंकवाद को संरक्षण हमेशा से ही देने वाला पाकिस्तान अब हाफिज सईद के घर जो हमला हुआ है, जो बम विस्फोट हुआ है, उसके मामले में भारत पर आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार मोइद यूसुफ ने
हाफिज सईद के घर पर हमले के मामले में भारत पर आरोप लगाया है। यूसुफ का आरोप है कि हमले का मास्टरमाइंड एक भारतीय है और वो रॉ का एजेंट भी है, उसके रॉ से संबंध है। उनका कहना है कि 23 जून को इस हमले के साथ ही कई साइबर हमले भी किए गए। मोइन यूसुफ ने डॉन अखबार के हवाले से साइबर हमले की जानकारी दी है और उन्होंने कहा था कि हमारी जो जांच हो रही है उसमें बाधा डालने के लिए ये साइबर हमले किए गए थे। मतलब दोनों घटनाएं एक साथ होना, बम ब्लास्ट होना और साइबर हमले होना, इसलिए शायद पाकिस्तान ने भारत पर ये अनर्गल आरोप लगाया है। तो देखते हैं अगली बड़ी खबर दोस्तों। अगली बड़ी खबर में है सावधान दोस्तों, आपको सावधान किया जा रहा है। यहाँ पे आपने अपने स्मार्टफोन में अगर ये 9 एंड्रॉयड ऐप्स रखे हैं तो तुरंत इस ऐप को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि यदि अगर आपने ये ऐप को डिलीट नहीं किया तो आपका फेसबुक का लॉगिन और पासवर्ड लीक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आजकल के वक्त में तकनीक जितनी तेजी से विकास कर रही है, दूसरी तरफ उतनी ही तेजी के साथ साइबर ठगी और निजी डेटा चोरी होने के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। अप्रैल में लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पर सेंधमारी की गई थी। अब ऐसे 9 एंड्रॉयड ऐप का पता लगाया गया है जो फेसबुक यूजर के लॉगिन आईडी और पासवर्ड चुरा रहा है। यह जानकारी डॉक्टर वेब की रिपोर्ट से मिली है। तो देखते हैं कौन से 9 ऐप है। एक है प्रोसेसिंग फोटो, दूसरा है PIP फोटो, तीसरा है होरोस्कोप डेली, चौथा है रबिश क्लीनर, पांचवा है ऐप लॉक कीप, छठवा है इनवेल फिटनेस, सातवां है होरोस्कोप पाई और 8वां है लॉकिट मास्टर और 9वां है ऐप लॉक मैनेजर। तो यदि ये 9 एप्लीकेशन आपके फ़ोन में है दोस्तों तो इसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि यह आपका फेसबुक का डेटा चुरा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर, और अगली खबर है आपके काम की बात है। इंडसइंड और जना स्मॉल फाइनेंस सहित कई बैंक RD पर दे रहे हैं शानदार ब्याज। यहाँ जाने कौन कौन सा बैंक दे रहा है कितना ब्याज। जी हाँ दोस्तों, आप यदि रिंकिंग डिपॉजिट के जरिए बच्चे की पढ़ाई या शादी के लिए आसानी से पैसा जुटा सकते हैं। RD के तहत आप छोटी छोटी सेविंग करके बड़ी रकम तैयार कर सकते हैं। आप इसमें हर महीने सैलरी आने पर एक निश्चित रकम डाल सकते हैं और इसके मैच्योर होने पर आपके हाथों में बड़ी रकम होगी। कई बैंक ऐसे हैं जो आपको RD पर 8% तक ब्याज दे रहे हैं, जिसमें जना स्मॉल बैंक जो है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा आपको ब्याज दे रही है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सारी लिस्ट आपके सामने है। तो देखते हैं दोस्तों अगली खबर आ रही है अहमदाबाद से। अहमदाबाद में जो रथ यात्रा निकलती है उसकी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई है। इसके लिए हाथी वगैरह का भी इंतजाम किया गया है। लोग यहां आते हैं और भगवान के भी दर्शन करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की 144वीं रथ यात्रा जो है उनकी तैयारियां लोगों ने शुरू कर दी गई है और लोगों के द्वारा मंदिर में आने का सिलसिला शुरू हो गया है। साथ ही में जो हाथी वगैरह मंगाए गए हैं उनके भी दर्शन लोग ले रहे हैं। ये वही रथ यात्रा है जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह शरीक होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे सराफा बाजार की ओर, जानेंगे सोने का भाव। सोना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है, 9000 रुपये हुआ सस्ता सोना। चेक करें 10 ग्राम का भाव। जी हाँ दोस्तों, सोना चांदी की कीमतों में इस हफ्ते लगातार गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन शुक्रवार को MCX पर गोल्ड का भाव हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ है। शुक्रवार को बाजार में गोल्ड का रेट 324 रुपये की तेजी के साथ 47,587 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। हालांकि सोना इस समय भी अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड से करीब 9000 रुपये सस्ता मिल रहा है। गोल्ड ने अगस्त 2020 में ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया था। उस समय सोना 56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर तक चला गया था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर शुक्रवार को सोने में तेजी के साथ कारोबार बंद हुआ था। इसके अलावा सोने में अगस्त की फ्यूचर ट्रेड 300 रुपये की तेजी के साथ 47,339 रुपये के स्तर पर ट्रेड हुई। वहीं चांदी की जुलाई की फ्यूचर ट्रेड 1004 रुपये की तेजी के साथ 69,159 रुपये के स्तर पर ट्रेड हुई थी। तो दोस्तों अब जानते हैं मौसम का हाल। अगले 24 घंटे में कैसा रहेगा मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियों पर नजर डालते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, तेलंगाना,
छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। अंतरिक्ष कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार के कुछ हिस्सों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, विदर्भ के कुछ हिस्सों में, मराठवाड़ा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा सहित दक्षिण गुजरात के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और टुडे न्यूज़ अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए CMM न्यूज़ को और घंटी के आकार का बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हर रोज़ की बड़ी खबरें आपके मोबाइल पर जल्दी ही मिल जाए। तो मिलते हैं अगले न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय रहे। टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।